नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी में। आज की वीडियो खास और दिलचस्प होने वाली है क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि किसी के भी मन की बात को कैसे समझा जा सकता है, किसी के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और आपके प्रति उसकी भावनाएं क्या हैं, ये सब जाना जा सकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि किसी के भी मन की बात जानने के 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन्हें समझना बहुत जरूरी है। यदि आप इन तरीकों को सही से समझ लेते हैं तो दूसरों के मन की बातें आसानी से जान सकते हैं। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक कहानी के जरिए इस विषय को स्पष्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपको इस तरह की प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की हरी भरी वादियों में एक छोटा सा कस्बा बसा था जिसका नाम था सुरम्य नगर। यह कस्बा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी और बागवानी करते थे और सादगी भरा जीवन जीते थे। यहाँ की नदियां खेतों को सिंचित करती थीं और हवा में हमेशा फूलों की सुगंध बसी रहती थी। इसी कस्बे में 2 मित्र रहते थे, केशव और मंगल। केशव की आंखों में रोशनी नहीं थी, वह जन्म से ही अंधा था। उसकी दुनिया केवल आवाजों और स्पर्श तक सीमित थी, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति इतनी तीव्र थी कि वह दूर से आती हवा की सरसराहट तक को महसूस कर सकता था। मंगल उसका बचपन का दोस्त था, मेहनती और हंसमुख स्वभाव का। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी मेहनत को दर्शाती थी। मंगल खेतों में काम करता था और अपनी मेहनत से दोनों का पेट भरता था। दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे जो कस्बे के बाहरी छोर पर थी। झोपड़ी के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसकी छाया में वे दोनों शाम को बैठकर बातें किया करते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मंगल परेशान था। उसके खेतों में जंगली जानवर, खासकर सूअर और हिरण, घुसकर फसलों को बर्बाद कर रहे थे। उसने खेत के चारों ओर बाड़ लगाई, रात में पहरा दिया, लेकिन कुछ भी कारगर साबित नहीं हुआ। हर सुबह वह खेत में जाकर अपनी मेहनत को बर्बाद हुआ देखता और निराश होकर लौटता। एक दिन मंगल ने सोचा कि अगर यही हाल रहा तो वे दोनों भूखे मर जाएंगे। उसे कोई उपाय खोजना होगा। तभी उसकी नजर केशव पर पड़ी जो झोपड़ी के बाहर बैठकर हल्की हवा का आनंद ले रहा था। मंगल के मन में एक विचार आया। केशव भले ही देख नहीं सकता, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति अद्भुत है। क्यों ना उसकी इस क्षमता का उपयोग किया जाए। यह विचार आते ही मंगल केशव के पास गया और बोला, केशव, मुझे तेरी मदद चाहिए। केशव ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ मंगल, तू आज कुछ परेशान लग रहा है। मंगल ने सारी बात बताई। उसने कहा, खेतों में जानवर आते हैं और फसलें बर्बाद कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि तू खेत में बैठे। तेरी सुनने की शक्ति तेज है। अगर तुझे किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो जोर जोर से चिल्लाना, इससे जानवर डरकर भाग जाएंगे। केशव पहले तो हंसा और बोला, मंगल, मैं अंधा हूं, खेत में बैठकर क्या करूंगा, लेकिन तेरे लिए मैं कोशिश करूंगा। मंगल खुश हो गया। अगले दिन उसने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। यह झोपड़ी बांस और पत्तियों से बनी थी और इसके पास एक लकड़ी का तख्त था जिस पर केशव बैठ सकता था। मंगल ने केशव को वहां बिठाया और कहा, अब तू यहां रह, कोई भी आहट सुनाई दे तो बस चिल्ला देना। केशव ने हंसते हुए कहा, ठीक है मंगल, देखते हैं मैं तेरे कितने काम आता हूं। उस दिन से केशव खेत में रहने लगा। सुबह से शाम तक वह झोपड़ी में बैठता। जैसे ही उसे कोई आहट सुनाई देती, चाहे वह सूअर की खुरचन की आवाज हो या हिरण के पैरों की आहट, वह जोर जोर से चिल्लाता। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जानवर डरकर भाग जाते। मंगल को अब राहत मिलने लगी। उसकी फसलें बचने लगीं और वह हर शाम केशव को धन्यवाद देता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। यहां से हम देखेंगे कि मन की बातें समझने की कला कैसे काम करती है। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दोपहर जब सूरज आसमान में चमक रहा था, खेत में एक हिरनी घुस आई। वह तेजी से भाग रही थी। उसके पैरों की आहट से धूल उड़ रही थी। उसने खेत की छोटी बाड़ को तोड़ दिया और आगे बढ़ गई। केशव ने उसकी आहट सुनी और जोर से चिल्लाना शुरू किया, भागो भागो। उसकी आवाज गूंज उठी, लेकिन हिरनी पहले ही खेत पार कर चुकी थी। उसी वक्त घोड़े की टापों की आवाज आई। एक युवा राजकुमार जिसका नाम प्रताप था, अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर खेत में दाखिल हुआ। प्रताप का चेहरा तेजस्वी था। उसकी आंखों में शिकारी की चमक थी और हाथ में धनुष था।
वह उसी हिरनी का पीछा कर रहा था। उसकी शाही पोशाक हवा में लहरा रही थी और उसके पीछे 2 सैनिक भी थे। प्रताप की नजर केशव पर पड़ी, जो झोपड़ी के पास बैठा था। उसने घोड़ा रोका और पूछा, अरे तू कौन है? क्या तूने उस जानवर को देखा जिसका मैं पीछा कर रहा हूं? केशव ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं केशव हूं राजकुमार। मैं अंधा हूं, इसलिए कुछ देख नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि जो जानवर यहां से भागा वह आपके शिकार के लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। प्रताप को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि मैं किस जानवर का पीछा कर रहा हूं, और यह कैसे कह सकता है कि वह मेरे लायक नहीं है? उसने उत्सुकता से पूछा, तू यह कैसे कह सकता है? तुझे कैसे पता? केशव ने धीरे से कहा, जिसे आप हिरण समझ रहे हैं वह हिरण नहीं बल्कि एक हिरणी है, और वह गर्भवती है। मैंने सुना है कि सच्चे राजकुमार गर्भवती जानवरों का शिकार नहीं करते, इसलिए मैंने कहा कि वह आपके लायक नहीं है। प्रताप हैरान रह गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने अपने सैनिक को आदेश दिया, जाओ उस जानवर को पकड़ो और देखो कि यह सच है या नहीं। सैनिक तेजी से जंगल की ओर बढ़ा। कुछ देर बाद वह लौटा और बोला, हाँ राजकुमार, वह एक हिरनी है और गर्भवती भी है। प्रताप के चेहरे पर आश्चर्य और सम्मान का भाव आ गया। उसने सोचा, यह अंधा इतना सटीक कैसे बता सकता है? इसके पास कोई खास ज्ञान है। उसने केशव से पूछा, तुझे यह सब कैसे पता चला? तू अंधा है फिर भी इतना समझदार कैसे है? केशव ने मुस्कुराते हुए समझाया, राजकुमार, मैं देख नहीं सकता लेकिन सुन सकता हूं। जब वह हिरनी खेत में आई तो उसकी चलने की आवाज हल्की और सावधान थी। हमारे खेत की बाड़ छोटी है, अगर यह हिरण होता तो वह आसानी से कूद कर पार कर जाता, लेकिन उसने बाड़ को तोड़ दिया। इसका मतलब था कि वह कूद नहीं सकती थी क्योंकि वह गर्भवती थी। उसकी सांसें भी तेज थीं, जो उसके हाल को बता रही थीं। प्रताप बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, यह अंधा जरूर है लेकिन इसकी बुद्धि गजब की है, इसे मेरे साथ चलना चाहिए। उसने केशव से कहा, केशव, तू मेरे साथ महल चल, मैं तेरी बुद्धि को और परखना चाहता हूं। केशव ने कहा, राजकुमार, मैं अपने दोस्त मंगल के बिना कहीं नहीं जाऊंगा, वह मेरा सहारा है। प्रताप ने मंगल को बुलवाया। मंगल खेत से भागता हुआ आया और सारी बात सुनकर तैयार हो गया। दोनों दोस्त प्रताप के साथ उसके महल की ओर चल पड़े। गौतम बुद्ध कहते हैं, दोस्तों, अब कहानी हमें यह सिखाती है कि लोग अपने व्यवहार से अपने मन की बातें छुपा नहीं सकते। प्रताप का महल एक पहाड़ी पर बना था। यह संगमरमर और लाल पत्थरों से बना था, जिसके चारों ओर फूलों के बगीचे थे। महल के दरवाजे पर सोने की नक्काशी थी और अंदर विशाल हॉल में रेशमी पर्दे लटक रहे थे। केशव और मंगल को एक कमरे में ठहराया गया। अगले दिन प्रताप ने केशव को बुलाया और कहा, केशव, तू बहुत ज्ञानी है, मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या मेरी पत्नी रानी सुधा मुझसे सचमुच प्यार करती है और पतिव्रता है? केशव ने कहा, यह बहुत निजी सवाल है राजकुमार, क्या आप सचमुच यह जानना चाहते हैं? प्रताप ने सख्त स्वर में कहा, हाँ, मुझे इसका जवाब चाहिए। अगर तू सच नहीं बताएगा तो मैं तुझे सजा दूंगा। केशव ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे रानी के साथ कुछ देर अकेले में बात करनी होगी। प्रताप को पहले गुस्सा आया। उसने सोचा, यह अंधा मेरी रानी के साथ अकेले क्या करेगा? लेकिन फिर उसने अपनी जिज्ञासा पर काबू पाया और मान गया। केशव को रानी सुधा के कक्ष में ले जाया गया। सुधा एक सुंदर और शांत स्वभाव की महिला थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक गहराई थी। कमरे में फूलों की सजावट थी और एक खिड़की से बाहर का नजारा दिख रहा था। केशव ने कहा, रानी जी, मैं केशव हूं, राजकुमार ने मुझे भेजा है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। सुधा ने कहा, बोलो क्या बात है? केशव ने सीधे कहा, मैं आपको चूमना चाहता हूं। यह सुनते ही सुधा का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में केशव को थप्पड़ मारा और चिल्लाई, यह क्या बदतमीजी है, निकल जाओ यहां से। केशव दर्द से कराहता हुआ कमरे से बाहर निकला और प्रताप के पास पहुंचा। उसने कहा, राजकुमार, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। प्रताप का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने अपनी तलवार निकाली और रानी के कक्ष की ओर बढ़ा। उसने कठोर स्वर में पूछा, सुधा, सच बताओ, क्या तुम पतिव्रता हो या मुझसे कुछ छुपा रही हो? सुधा डर गई और रोते हुए बोली, प्रताप, मुझे क्षमा कर दो, मैं पतिव्रता नहीं हूं, मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। यह सुनकर प्रताप को गहरा आघात लगा, लेकिन उसे यह जानकर संतोष भी हुआ
कि केशव ने सत्य उजागर कर दिया। उसने केशव से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? केशव ने उत्तर दिया, जब मैंने कहा कि मैं उसे चूमना चाहता हूं तो उसने मुझे थप्पड़ मारा। अगर वह वास्तव में पतिव्रता होती तो वह शांत रहकर मना कर सकती थी, लेकिन उसका क्रोध और आक्रामकता यह दर्शाता है कि उसके मन में कोई अपराध बोध था, जिसे छुपाने के लिए उसने क्रोध का सहारा लिया। प्रताप उसकी इस व्याख्या से प्रभावित हुआ और कहा, केशव, तुम सचमुच ज्ञानी हो। अब एक और प्रश्न का उत्तर दो, क्या मैं अपने पिता का ही पुत्र हूं? केशव ने उत्तर दिया, आप अपने पिता के ही पुत्र हैं, लेकिन आप पर एक कंजूस साहूकार की छाया है। यह सुनकर प्रताप क्रोधित होकर अपनी माता महारानी कल्याणी के पास गया और पूछा, मां, सच बताओ, क्या मैं अपने पिता का ही पुत्र हूं? महारानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम अपने पिता के ही पुत्र हो। लेकिन एक बार जब मैं नदी किनारे स्नान कर रही थी, तब मेरे पीछे कंजूस साहूकार की परछाई पड़ी थी। शायद वही छाया तुम पर दिखती है। प्रताप यह सुनकर हैरान रह गया और वापस केशव के पास गया। उसने पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? केशव मुस्कुराकर बोला, राजकुमार, आपने मुझसे इतने प्रश्न पूछे लेकिन एक भी इनाम नहीं दिया। इससे मुझे लगा कि आप में कंजूसी है। प्रताप हंस पड़ा और बोला, तुम सही हो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम लोगों के मन की बातें कैसे जान लेते हो? केशव ने उत्तर दिया, मैं देख नहीं सकता, लेकिन सुनने और समझने की शक्ति से मैंने सीखा है कि लोगों के मन की बातें उनके व्यवहार में छुपी होती हैं। इसके लिए 3 तरीके हैं, लेकिन इनसे पहले अपने मन को शांत करना आवश्यक है। यदि हमारा मन अशांत होगा तो हम दूसरों को नहीं समझ सकते। पहला तरीका, आंखों की भाषा। जब कोई बात करता है तो उसकी आंखें क्या कह रही हैं, यह देखना आवश्यक है। यदि वह आपसे नजरें मिलाता है तो वह सच बोल रहा होता है, लेकिन अगर उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं तो वह कुछ छुपा रहा होता है। दूसरा तरीका, चेहरे के हाव भाव। चेहरा मन की किताब होता है। कोई खुश होता है तो उसका चेहरा खिल उठता है, कोई दुखी होता है तो उसकी आंखें और होंठ झुक जाते हैं। चेहरे की हर रेखा कुछ ना कुछ कहती है। तीसरा तरीका, शरीर की भाषा। लोग बात करते समय अपने हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं। यदि कोई घबराया हुआ होता है तो वह अपने हाथ मलता है या बार बार चेहरे को छूता है। शरीर की भाषा मन की सच्चाई उजागर कर देती है। इसके बाद केशव ने कहा, लेकिन इन तरीकों को अपनाने से पहले अपने मन को शांत करना आवश्यक है। यदि हमारा मन भटक रहा है तो हम दूसरों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। अपने मन को वर्तमान में लाओ, फिर इन तरीकों से दुनिया को समझो। प्रताप ने पूछा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? केशव ने उत्तर दिया, हां राजकुमार, बस अपने मन को शांत रखो और इन तीनों बातों पर ध्यान दो। तुम भी किसी के मन की बात समझ सकते हो। गौतम बुद्ध कहते हैं, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के मन को समझने के लिए पहले अपने मन को समझना आवश्यक है। यदि हम अपने मन को शांत रखें और आंखों, चेहरे और शरीर की भाषा पर ध्यान दें तो किसी के भी मन की बातें आसानी से जान सकते हैं। प्रताप ने केशव और मंगल को सोने की थैली दी और कहा, तुम दोनों मेरे मित्र हो, कभी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आना। इसके बाद केशव और मंगल अपने गांव लौट आए। मंगल ने अपने खेतों को और मजबूत किया और केशव उसका साथ देता रहा। दोनों की मित्रता और गहरी हो गई। ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।